हेलो फ्रेंड्स, D2 इलेक्ट्रिक EBC में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा डीसी जनरेटर। जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था ITI सेकंड ईयर का सिलेबस, तो ये जो डीसी जनरेटर है ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है जो कि क्लास 2 में हम पढ़ेंगे। डीसी जनरेटर मतलब इसके नाम से ही पता चलता है कि जनरेटर मतलब कोई चीज़ वो उत्पन्न कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जैसे वो क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। जनरेटर मतलब जनरेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जैसे दो टाइप के जनरेटर होते हैं, टाइप ऑफ जनरेटर में हम पढ़ेंगे तो उसमें दो टाइप के जनरेटर हमें मिलते हैं। एक होता है AC जनरेटर, AC जनरेटर, और दूसरा जो होता है वो होता है DC जनरेटर। ये हो गया पहला AC जनरेटर, दूसरा हो गया DC जनरेटर, DC जनरेटर। अब इसके नाम से ही हमें पता चलता है, जैसे AC जनरेटर है तो ये AC जनरेटर क्या करेगा कि AC सप्लाई को, AC इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करेगा, AC इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। वैसे ही इसके नाम से भी पता चल जाता है, जैसे DC जनरेटर है तो DC जनरेटर क्या करेगा कि DC इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। डायरेक्ट करंट, DC का लॉन्ग फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट को वो जनरेट करेगा। तो इस चैप्टर में हम जो टाइप ऑफ जनरेटर में जो DC जनरेटर है इसी को हम पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं जैसे मशीन है, कोई मोटर है और जनरेटर है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। एक मोटर है, दूसरी जनरेटर है। तो मोटर क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में जो मोटर है वो मोटर का काम क्या रहेगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब हम थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। जैसे एक हमारी ये मोटर है, ये हमारी मोटर है, हम जनरेटर नहीं मोटर देख रहे हैं। ये हमारी कौन सी भी एक मोटर हो गई। यहाँ पे इसके टर्मिनल बॉक्स होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही हम सप्लाई इनपुट देते हैं, यहाँ पे क्या किया हमने, सप्लाई को इनपुट दिया, मतलब सप्लाई दिया यहाँ पे। तो जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे कोई शाफ्ट होगा, उस शाफ्ट पे हम लोड कनेक्ट करेंगे। तो लोड कनेक्ट करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने, ये सप्लाई किस टाइप का है, इलेक्ट्रिक। ये जो सप्लाई है ये इलेक्ट्रिक टाइप का है। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई इनपुट दिया तो ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट क्या करेगा, घूमने लगेगा। मतलब यहाँ पे हम कोई भी मैकेनिकल लोड अगर कनेक्ट करते हैं तो वो मैकेनिकल लोड हमें बाहर मिलेगा और हम यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि मोटर का काम क्या होगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, कन्वर्ट इनटू। तो मोटर का काम क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जनरेटर। अब जनरेटर क्या करेगा कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको भी एग्जांपल से समझे। जैसे ये एक हमारी अल्टरनेटर जनरेटर है, ये जनरेटर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका शाफ्ट है,
तो इस शाफ्ट पे जैसे एक टरबाइन वगैरह कुछ लगा होगा, तो इसको यहाँ पे से यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स है। जैसे ही हम यहाँ पे जैसे रोटेट करते हैं, जैसे पानी का प्रेशर से, पानी का अगर प्रेशर इस पे दिया तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा टरबाइन। उसी तरह से हमने स्टीम का प्रेशर इस पे दिया, स्टीम का प्रेशर इस फैन पे दिया, इस टरबाइन पे दिया, तो क्या हो जाएगा, ये टरबाइन रोटेट हो जाएगा। अलग अलग सोर्स से, अलग अलग माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं, टरबाइन को अगर रोटेट किए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगी, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। मतलब इससे हमें पता चल जाता है कि जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और मोटर क्या करेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे हमने देखा था कि जनरेटर दो टाइप के होते हैं, एक एसी जनरेटर जिसको ही हम अल्टरनेटर बोलते हैं, और दूसरा हो गया डीसी जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर। अब हम इसमें थोड़ा कन्वर्शन देख लेते हैं, एक ब्लॉक देख लेते हैं, ताकि हमें ये जो मोटर का और जनरेटर का, एसी जनरेटर डीसी जनरेटर किस टाइप से कौन सा कन्वर्शन किस में करता है, वो पूरा हमें पता चल जाएगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले मोटर है, कौन सी मोटर है हमें, डीसी मोटर। तो डीसी मोटर क्या करेगा, डीसी मोटर है जो कोई भी मोटर है, जैसे हमने यहाँ पे डीसी मोटर लिख लिया, वैसे ही उस तरह से हम यहाँ पे एसी मोटर लिख लेते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे एसी मोटर लिख लेते हैं। जैसे डीसी मोटर, तो डीसी मोटर का मतलब हो जाएगा कि इस मोटर को हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, डायरेक्ट करंट का सप्लाई दे रहे हैं। जैसे एसी मोटर है, पता चल जाता है कि जो भी मोटर है उस मोटर को सप्लाई हम किस टाइप का देने वाले हैं, तो एसी का सप्लाई देने वाले हैं। तो मोटर हमने अभी देखा था, मोटर का काम क्या रहेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। तो अब हम देखते हैं कि डीसी मोटर है, तो ये क्या करेगा, डीसी इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। उसी तरह से एसी मोटर है, तो एसी मोटर क्या करेगा कि एसी इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्ट करेगा किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। ये ब्लॉक एकदम बेसिक लेवल का है, सबको पता रहता है, लेकिन हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हमें नहीं रहेगा। उसके बाद में डीसी जनरेटर है, हमें डीसी जनरेटर में ही इस क्लास में पढ़ना है। डीसी जनरेटर होगा मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्ट करेगा डीसी। यहाँ पे एक बात याद रखना है, डीसी जनरेटर देख रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्ट करेगा डीसी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इससे अब हमें पता चल जाता है कि जैसे एसी जनरेटर होगा तो वो क्या करेगा कि मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्ट करेगा एसी इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एसी जनरेटर जो है वो क्या करेगा कि मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्ट करेगा एसी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो जैसे हमारी पहली नंबर की मोटर थी, तो ये क्या करेगा कि डीसी मोटर थी पहले नंबर की, तो ये क्या करेगा डीसी इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्ट किस में करेगा, तो मैकेनिकल एनर्जी में। उसी तरह से दूसरे नंबर की जो मोटर थी वो क्या करेगा,
एसी मोटर जो थी वो एसी इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्ट करेगी मैकेनिकल एनर्जी में। उसी तरह से थर्ड नंबर की जो मोटर थी वो थी हमारी डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर डीसी जनरेट कर रहा है, मतलब ये क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा डीसी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये बात यहाँ पे याद रखना है, डीसी जनरेटर है तो डीसी एनर्जी क्रिएट करेगा। उसके बाद में 4 नंबर की जो मोटर थी वो है एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्ट करेगा एसी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये 4 टाइप की मोटर ही होती है। वैसे तो मोटर और जनरेटर ये 2 ही है मेन, लेकिन डीसी मोटर, एसी मोटर, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, तो ये कौन से काम करते हैं तो ये भी हमें पता रहना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये अब हमने पूरा डिटेल देख लिया, तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन हमें किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा सॉल्व करने के लिए। तो अब हम यहाँ से हमारे जो मेन टॉपिक था डीसी जनरेटर, इस डीसी जनरेटर को हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया था, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, तो वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एसी टाइप की होती है, या फिर इंडस्ट्री में भी मैक्सिमम लेवल पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो भी एसी लेवल की ही होती है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम यूज़ होती है वो एसी टाइप की, मतलब अल्टरनेटिंग करंट की होती है। लेकिन कुछ जगह पे डीसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ट्रैक्शन वर्क के लिए, जैसे कि कंपनी में जो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है तो वहाँ पे भी जो सप्लाई की ज़रूरत होती है वो डीसी सप्लाई ही चाहिए होता है। जैसे आर्क लैम्प हो गया, आर्क वेल्डिंग हो गया, इन सब के लिए जो यूज़ होती है वो होती है डीसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई हमें पता है कि सेल से भी हमें मिलता है। सेल मतलब जैसे ये हमारी सेल मतलब ये बैटरी हो गई, इस बैटरी में भी 1.5 वोल्ट का सप्लाई होता है। तो इससे भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लेकिन ये 1.5 वोल्ट का ही होता है। इससे ज़्यादा अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है, इससे ज़्यादा अगर हमें डीसी सप्लाई लगती है, तो अगर हम कितने भी इसको ज्वाइन करें, मतलब अब हमें 150 वोल्ट की ज़रूरत है, इस एक बैटरी से हमें 1.5 वोल्ट ही सप्लाई मिल रहा है। तो अब हमें 150 डिवाइडेड बाय अगर हम 1.5 वोल्ट करते हैं तो कितने बैटरी लगानी पड़ेंगी, तो 100 बैटरी अगर हम लगाते हैं, उसके बाद हमें 150 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से इतने बैटरी एक साथ लगा के इतनी जो डीसी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डीसी जनरेटर यूज़ करना पड़ेगा, डीसी सप्लाई की उत्पत्ति करनी पड़ेगी, डीसी सप्लाई को हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि डीसी जनरेटर का यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे डीसी जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, तो जो भी डीसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है, जी डीसी जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये काम करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये याद रखना है हमें। जो डीसी जनरेटर है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ क्या बोलता है, जैसे कोई मैग्नेट है, जैसे ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्लक्स होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा,
तो फ्लक्स होगा। फ्लक्स मतलब ही हो गया मैग्नेटिक लाइन। फ्लक्स मतलब ही हो गया मैग्नेटिक लाइन। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन दोनों के बीच में जो होगा वो फ्लक्स होगा। फ्लक्स को ही हम मैग्नेटिक लाइन बोलते हैं। अगर इनके बीच में कोई कंडक्टर अगर हम रखते हैं इस तरह से, और इस कंडक्टर को हम मूवमेंट देते हैं, ये हमारा कंडक्टर कंसीडर किया है हमने, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को हम मूवमेंट देते हैं। जैसे ये मैग्नेट है और ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर को हम अगर मूवमेंट देते हैं तो जो भी मैग्नेटिक लाइंस है, ये मैग्नेटिक लाइंस क्या हो जाएगी, इस कंडक्टर के थ्रू कट हो जाएगी। अगर इस कंडक्टर के थ्रू ये मैग्नेटिक लाइन कट होती है तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, ये कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर हो गया। तो हमने क्या देखा, जो भी दो मैग्नेटिक पोल थे उस मैग्नेटिक पोल के बीच में फ्लक्स रहेगा, मतलब ही मैग्नेटिक लाइन रहेगा, और उन दोनों के बीच में ये कंडक्टर को अगर हम मूवमेंट देते हैं तो इस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और इसी पूरे थ्योरी को हम बोलते हैं फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ दो टाइप के होते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ यही बोल रहा है कि दो मैग्नेटिक पोल के बीच में जो मैग्नेटिक लाइन होती है उस लाइन को अगर कोई कंडक्टर कट करता है तो उसमें ईएमएफ होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ बोलता है कि जो भी ईएमएफ है, जो भी ईएमएफ उत्पन्न होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स के ऊपर। मतलब यहाँ पे जैसे अभी फ्लक्स की हमने 4 ही लाइन दिखाई, तो यहाँ पे उतना ही ईएमएफ क्रिएट होगा। अगर हमने यहाँ पे फ्लक्स की क्वांटिटी बढ़ा दी, फ्लक्स ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। मतलब ईएमएफ ये फ्लक्स के ऊपर है, तो फ्लक्स की क्वांटिटी हमने बढ़ा दी तो ईएमएफ भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये रूल बोल रहा है फैराडेज सेकंड लॉ। और फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, वो सिंपल ये है, ये हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये अच्छे से याद हो जाए। जो डीसी जनरेटर है वो हमारा काम करता है फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉज। जनरेटर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ पे हमने दोनों रूल्स हमने शॉर्ट में देख लिए, हम इसका डिटेल जो है वो भी देख लेंगे, लेकिन उसके लिए हम सेपरेट क्लास अरेंज करेंगे। तो ये हमारा पहला नियम था और ये दूसरा रूल था। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे कोई भी मैग्नेट हो गया, जैसे इस तरह से एक मैग्नेट है, ठीक है, तो ये कोई भी मैग्नेट हो गया। अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी मैग्नेट हो गया तो उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल हो गया और दूसरा साउथ पोल होता है। अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इतना ही मैग्नेट हमारा बच गया। तो इसके बाद भी क्या होगा, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। अब हम इसको यहाँ से ब्रेक अगर करते हैं तो फिर इतना ही मैग्नेट बच गया, तो ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नेट का एकदम छोटा भी टुकड़ा हो, छोटा भी पीस हो, तो भी उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हमें यही देखना है यहाँ पे कि जैसे एक मैग्नेट है ये और दूसरा मैग्नेट है ये, तो इसको अगर हमने नॉर्थ पोल कंसीडर किया तो इसके पीछे का पोल साउथ हो जाएगा। उसी तरह से इसको हमने साउथ कंसीडर किया तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है, इसको हम समझने के लिए लिखा था, अब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। हम हमेशा जो मैग्नेट में जो भी मशीन में डिज़ाइन करते हैं वो इसी तरह से रखते हैं कि नॉर्थ पोल एक साइड में, साउथ पोल एक साइड में। अगर यहाँ पे हमने नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रखा तो ये क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, करेगा, रिपल करेगा, ठीक है। अगर हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल रख दिया तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। ये मैग्नेट के रूल्स थे, तो ये भी हमें पता रहना ज़रूरी है। नॉर्थ पोल रिपल होता है, नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्शन करता है, ठीक है। अब हमें ये देखना है, जैसे हम थोड़ा बेसिक क्लियर अगर कर ले तो हम जब आगे जाएंगे थोड़ी हार्ड स्टेप पे हम जाएंगे
तो उस समय हमें ये पूरे कंसेप्ट क्लियर अगर रहे तो समझने के लिए इजी हो जाता है। जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अभी हमने देखा था कि कोई भी मैग्नेट का टुकड़ा है तो उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल जो मैग्नेट के अंदर से है वो फ्लक्स फ्लो होते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ, लेकिन मैग्नेट के बाहर से जो मैग्नेट फ्लो होगा, जो फ्लक्स फ्लो होगा वो होगा नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ। मैग्नेट के अंदर से साउथ टू नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर से नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से ये मैग्नेटिक लाइन फ्लो होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होंगे। तो इसी बेस पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ अगर मैग्नेटिक लाइन फ्लो हो गए तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फील्ड, ये याद रखेंगे। उसी तरह से साउथ टू नॉर्थ अगर मैग्नेटिक लाइन फ्लो हो गए तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव लाइन, निगेटिव फील्ड। नॉर्थ टू साउथ पॉजिटिव फील्ड, साउथ टू नॉर्थ अगर मैग्नेटिक लाइन फ्लो होते हैं तो उस फील्ड। ये भी नोट डाउन करके रखेंगे क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ों का, ये जो हम छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें जब हम डीसी जनरेटर को आगे पढ़ेंगे तो उस समय ये सभी चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। वहाँ पे जो भी हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा जब हम ये छोटी छोटी चीज़ें अभी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे फिर से देखेंगे, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और इन दोनों के बीच में जो फ्लक्स रहेगा, इसके पहले हमने सिर्फ फ्लक्स लिखे थे, अब फ्लक्स की डायरेक्शन भी हमें पता चल गई कि फ्लक्स जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो होते हैं। तो इस तरह से फ्लो होंगे और इसको हम डायरेक्शन दिखाने की आदत भी डालेंगे। जब भी इसी तरह से कोई डायग्राम निकालते हैं हम लोग किसी तरह की प्रैक्टिस करते समय, तो ये सिंबल देना ज़रूरी हो जाएगा। इससे हमें याद भी रखने के लिए आसानी हो जाएगी। जैसे नॉर्थ से फ्लक्स फ्लो हो जाते हैं साउथ की तरफ, तो यहाँ पे हमारे हो गए फ्लक्स। इसको हम लेबलिंग भी दे देते हैं। ये फ्लक्स को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन, फ्लक्स को ही हम बोलेंगे मैग्नेटिक लाइन। ये हो गए हमारे मैग्नेटिक पोल, ये हो गए हमारे मैग्नेटिक पोल। ठीक है, अब हम ये जो मैग्नेटिक लाइन है इसमें अगर कोई कंडक्टर रखते हैं, इसमें अगर कोई कंडक्टर रखते हैं और इस कंडक्टर को मूवमेंट देते हैं तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ तक हमने देखा था